डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। ये डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर है। डिटर्मिनेंट के पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे और डिटर्मिनेंट के कुछ एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं माइनर। तो माइनर क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का कैलकुलेट होता है। इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith and jth column and it is denoted by कैपिटल MIJ। मतलब डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये 3x3 आर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट होगा और माइनर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अगर सपोज करिए हमें फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11, इस एलिमेंट को बोलते हैं A11 इज इक्वल टू 2 है। अगर हमें इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो इसका माइनर होगा कैपिटल M11। तो हम क्या करेंगे, इसके ith मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो बचेगा, ये एक डिटर्मिनेंट होगा। इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाएगी माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या हो गया? इसका डिटर्मिनेंट यहाँ हो जा रहा है, ये डिटर्मिनेंट हो रहा है -3, 4, 6, 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी -15 और यहाँ 6 × 4 तो हो जाएगा -24। तो इसका आंसर आ जाएगा -39। सिमिलरली अगर हम सपोज करते हमें किसी दूसरे एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, सपोज कर लेते हमें 6 एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए। ये देखिए थर्ड रो है R1, R2, R3, थर्ड रो और सेकंड कॉलम है तो इसको बोला जाएगा A32। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस रो में ये होगा उस कॉलम को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखिए बन रहा है 2 और बन रहा है यहाँ पर 3 और यहाँ पे बन रहा है 1 और यहाँ पे बन रहा है 4। ये जो बन रहा है एलिमेंट, जो डिटर्मिनेंट, यही डिटर्मिनेंट इसका कहलाएगा माइनर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 दिस इज 8, 1 × 3 दिस इज 3 -3। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 8 - 3 दिस इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का। अब हम आते हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास 2x2 मतलब 2 आर्डर का डिटर्मिनेंट है और 3 आर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर जिस भी एलिमेंट का, अगर मान लेते हैं हमें A11 का निकालना है तो इस रो और किस कॉलम को डिलीट कर देंगे जिसमें ये एलिमेंट लाइज करता है। इसका माइनर होगा M11 का पहले एलिमेंट का हो जाएगा दिस इज A, सॉरी ये 2 है, दिस इज 2 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी A22। सिमिलरली अदर एलिमेंट का निकालना है तो हम उसको डिलीट करके एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आते हैं यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर होगा M23। माइनर है तो जिस रो में ये होगा उसे डिलीट, जिस कॉलम में होगा उसे डिलीट। अब इसे डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला एलिमेंट बनेगा A11, दूसरा बनेगा A12, फिर तीसरा बनेगा A31, फिर ये बचेगा A32। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, वही कहलाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A23। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर n। अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका आर्डर n है और n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है तो जो माइनर होगा, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर n-1। तो मतलब उससे एक कम आर्डर का माइनर बनेगा। सपोज करिए अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है आर्डर 5 का, तो उसका जो माइनर बनेगा वो आर्डर बनेगा 4 का, उससे एक कम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों को पढ़ना है कोफैक्टर। कोफैक्टर पढ़ना है
तो कोफैक्टर और माइनर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइनर में हम सभी माइनर को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कोफैक्टर में हम लोग अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेते हैं। आते हैं, if Mij is the minor of an element Aij, then the cofactor of Aij, कोफैक्टर भी किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कैलकुलेट होता है, इज डिनोटेड बाय Cij। तो डिटर्मिन माइनर को कैपिटल Mij से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को Cij या Aij से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज, इसकी जो डिफिनीशन हो रही है, जो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे एंड माइनर ऑफ कैपिटल Mij। तो माइनर तो कैलकुलेट करना है, ith रो jth कॉलम को डिलीट कर के जो डिटर्मिनेंट बनता है वही माइनर कहलाता है। बस इसमें ऐड क्या हो जाता है, इसकी साइन यहाँ पर हो जाता है -1 टू द पावर I प्लस जे। ये I और J की वैल्यू हम लोग माइनर में देखते हैं। अब हम आते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 का कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, A11 का कोफैक्टर हो जाएगा C11। कोफैक्टर को C11 से डिनोट करते हैं। अब हम करेंगे इसका क्या करेंगे, -1 टू दी पावर 1 है तो 1 + 1 मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 इसको डिलीट किया जाएगा तो माइनर ऑफ A11 बनेगा -3 4 6 5। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा -15 और -24 मतलब -39। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -39। माइनर और कोफैक्टर में तो बस यही फ़र्क है, माइनर ऑल पॉजिटिव होता है, कोफैक्टर में हमें पॉजिटिव निगेटिव साइन को ध्यान देनी बात है। तो हम 2x2 डिटर्मिनेंट और 3x2 डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको डिटर्मिनेंट में एलिमेंट लिखने आना चाहिए। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर देखिए ये 1 है 1, तो 1 + 1 2, तो ये इवन हो गया, तो इसका मतलब ये टर्म आएगा आपका पॉजिटिव साइन। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 ये होगा निगेटिव, 3 मतलब -1 की पावर 3, तो ये होगा निगेटिव। आप इसे एक बार समझ लीजिए, प्लस माइनस साइन लगाते रहिएगा। ये देखिए 2 है, ये है 1, तो 2 और +1 3, तो ये भी इसकी भी साइन आएगी कोफैक्टर में निगेटिव। ये देखिए 2 + 2 4 इवन नंबर है तो इसकी साइन आएगी पॉजिटिव। अब आप इसको अल्टरनेट भी याद कर सकते हैं कोफैक्टर में। ये देखिए पॉजिटिव है, पहला एलिमेंट क्या है पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ से आप चलेंगे ये पॉजिटिव, ये देखिए हुआ निगेटिव, फिर आपको मिलेगा पॉजिटिव। ऐसे आप याद रखेंगे तो प्लस माइनस साइन बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का प्लस माइनस साइन देखते हैं। देखिए ये 1 1 है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। फिर आप यहाँ से आएंगे, इसकी साइन होगी निगेटिव, इसकी साइन होगी पॉजिटिव, इसकी साइन होगी निगेटिव। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे हो रहा। फिर देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव के बाद आएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर हुआ पॉजिटिव। तो आप ऐसे इन सारे साइन को देख सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप माइनर कैलकुलेट करिए, उसके आगे प्लस माइनस साइन को लगाते जाइए। एक और बात आपको समझना है कि कैसे इन एलिमेंट को लिखा जाता है। अगर सपोज करिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको लिखना है तो देखिए सबसे पहले ये होता है, ये R1 है रो, दूसरा होगा R2 रो और तीसरा होगा R3 रो। R1 रो में देखिए किसी भी एलिमेंट को लिखना तो सबसे पहले रो को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A1 A1 A1। ये देखिए सेकेंड रो है तो A2 A2 A2। ये थर्ड रो है A3 A3 A3। सबसे पहले हम रो को लिखेंगे। अब उसके बाद हमें लिखना है कॉलम को, तो कॉलम को देखिए C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम। ये पहला कॉलम है तो यहाँ 1 1 1। ये दूसरा कॉलम है तो ये हो जाएगा 2 2 2। ये तीसरा कॉलम है 3 3 3। इस वजह से आप 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, जिससे आप माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। इनके सफिक्स को आपको ध्यान देना है, कहाँ 1 1 है, कहाँ 1 2 है, कहाँ 1 3 है, कहाँ 2 3 है। ये बातों को एक बार हमने लिखना सीखा। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में कि फाइंड द
माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का इज ऑफ द डिटर्मिनेंट। सबसे पहली बात एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पूछा जाए माइनर्स एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का कैलकुलेट किया जाता है कि मैट्रिक्स का। तो सबसे पहली बात आप बताएंगे कि डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो का निकालना है, तो फर्स्ट रो का हम निकालते हैं, बाकी आप निकालते रहेंगे। अब हम देखिए सबसे पहला एलिमेंट इन फर्स्ट रो में यही एलिमेंट हैं। तो पहले एलिमेंट को बोला जाता है A11 और दूसरा है A12 और तीसरा है A13। देखिए फर्स्ट है तो रो है तो 1 1 है तो 1 2 3 ये है 0। तो हमें माइनर निकालना है, तो इसका माइनर होगा M11, ये होगा M12 और ये होगा M13। चलिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, तो इस रो और कॉलम को ब्लॉक कर देंगे। तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा 5 - 1 7 8, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 47। सिमिलरली अगर आपको दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, तो इस रो और इस कॉलम को ब्लॉक करेंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पर 3 और ये बचेगा -1 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 8। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 28। तो जो दूसरे माइनर की वैल्यू है ये है 28। सिमिलरली आप M13 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अगर कोफैक्टर निकालना है तो C11, तो हमने बताया था कि पहले एलिमेंट का पॉजिटिव होगा तो कोफैक्टर और माइनर में कोई फ़र्क नहीं होगा। माइनर अगर 47 है तो कोफैक्टर भी 47 होगा। तो C12 अगर हमें सपोज करिए कोफैक्टर निकालना सेकेंड एलिमेंट का A12, इसका कोफैक्टर होगा C12 और C12 की वैल्यू निगेटिव होती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -28। सिमिलरली आप M13 और C13 की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार कंपटीशंस में आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर। तो सबसे पहला जो इस पर रिजल्ट जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो। किसी रो को उठा लें, यहाँ पर सपोज करिए R1 रो अगर हम लेते हैं तो R1 रो का एलिमेंट है A11 A12 A13। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो विथ दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, इसका जो कोफैक्टर होगा C11, इसका कोफैक्टर होगा C12 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा C13। अगर इनका एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं तो दिस गिव्स टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये रिजल्ट बहुत बार पूछा गया है। अगर आप ध्यान देने वाली बात है, अगर ये दोनों सेम हैं एलिमेंट और कोफैक्ट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो इसका जब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, दिस गिव्स टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिमिलरली ये सेकेंड रो के लिए कहा जा रहा है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी दिस गिव आल्सो टू द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो इस पर सेकेंड रिजल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार कहा जा रहा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एनी अदर रो। अगर कहा जाए एनी अदर रो और कॉलम इज इक्वल टू 0, अगर करस्पॉन्डिंग रो नहीं रहता, जैसे ये पहला रो है A11 A12 A13, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, यहाँ पर देखिए है C12, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, कोई अदर कॉलम या रो का कोफैक्टर है। अगर अदर रहता है तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट होता है 0 और ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कब मिलेगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। अलग अलग हैं तो आपको याद रखना है कि 0 होगा, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तब ये वैल्यू देगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेंट का
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करते हैं लेट वर्सिटीज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बी दिस दिस एंड दिस। अब हम लोग इसका फार्मूला ज्योमेट्री से जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। ये फार्मूला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में बताया जाता है। अब इसी फार्मूले को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। कैसे इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है 1/2, और सबसे पहला है इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 y1 y2 y3, और जो तीसरा कॉलम बनेगा 1 1 1। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसी के वैल्यू के इक्वल आता है, तो हम इसका दूसरा फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट। आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं x1 y1, और तीसरी एलिमेंट हो सकता है 1, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे x2 y2 1, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे x3 y3, तीसरी एंट्री 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स टू द वैल्यू ऑफ this gives to the area of triangle ABC whose vertices are A, B and C। अब आते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, नहीं इस पर बेस्ड दूसरा रिजल्ट समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है कोलिनियर का मतलब एक लाइन में हो, इस आप डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, लाइज ऑन ए लाइन, देन सच पॉइंट विल बी कोलिनियर। ये डिफिनीशन है कोलिनियर की। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर बिकम्स टू द जीरो। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसकी एरिया नहीं होगी, एरिया जीरो होगी। जब एरिया जीरो होगी तो इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा है 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमें मिलेगा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, पहला x1 y1 1, दूसरा होगा x2 y2 1, तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3 1, इसकी वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए 0। ये बन जाता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। ये सेकेंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को भी कभी कभी पूछा जाता है। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। पहला कहा जा रहा है शो दैट पॉइंट दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होगा शो करने के, जब आप डिटर्मिनेंट बनाएं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा a, दूसरा कोऑर्डिनेट का सेकेंड कोऑर्डिनेट है b प्लस c, तीसरा बनेगा 1, और यहाँ पर देखिए ये b, और यहाँ पर दूसरा है c प्लस a, और तीसरी एंट्री 1 करते हैं, और तीसरा यहाँ पर c, और ये है a प्लस b, और ये 1। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। इसको हम पिछले लेक्चर में 0 डायरेक्ट कैसे आता है आपको बनाना सिखाए हैं। इसकी वैल्यू आती है 0। आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछले लेक्चर को देख लीजिए, जिससे डायरेक्ट आप कुछ वैल्यूज बता सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये डायरेक्ट, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अब इस पर सेकेंड प्रॉब्लम है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं। आपको प्रूव करना है a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। इस रिजल्ट को आप प्रूव करेंगे, हम समझा देते हैं। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे a1 b1 1, तीसरा डिटर्मिनेंट बनेगा a2, सेकेंड रो a2 b2 1, और डिटर्मिनेंट का तीसरा रो बनेगा a1 प्लस a2 b1 प्लस b2,
और तीसरा एलिमेंट 1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन दैट है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, कोलिनियर पर बेस्ड प्रॉब्लम। इफ 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, इस पर बेस्ड बहुत बार कंपटीशन में प्रॉब्लम आते हैं, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा 2 माइनस 3 1। देखिए 2 माइनस 3 1। दूसरे कोऑर्डिनेट पॉइंट से बनेगा लैम्डा -1 एंड 1। तीसरे पॉइंट से बनेगा 0 4 1। अब इसे सॉल्व करना हम पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर हमारे पास यहाँ पर एक 0 है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व भी किया गया, आप इसे देख भी सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 10/7। तो आप इसे सॉल्व करके चेक करेंगे 10/7 आ रहा है कि नहीं। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम इसके पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं, तो जो लोग अभी उस लेक्चर को नहीं देखें उस लेक्चर को देखें, और कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है ये सारे मेथड बताए गए हैं। यहाँ पर भी बताया गया है कि कैसे आप इस डिटर्मिनेंट के 2 एलिमेंट 1 है तो 0 बनाकर आप इसे सॉल्व करेंगे आसानी से।